गरीब बहू का छोटी सी सुरंग के अंदर छिपा करोड़ों का ससुराल। अरे बाप रे, कितनी गर्मी है। हमारी गरीबी तो हमें गर्मी से ज्यादा परेशान करती है। मम्मी, पापा, मैं आप लोगों को हवा करती हूँ। सेजल अपने गरीब माता पिता के साथ अपने छोटे से टूटे फूटे घर के दरवाजे पर बैठे न्यूज़पेपर से हवा करने लगती है। तभी पड़ोसनें आती हैं। क्या बात है मीनाक्षी बहन, आज घर के दरवाजे पर बैठी हो? अरे बहन, गर्मी ने हालत खराब कर रखी है। पसीने से तरबतर हो गई थी, तो सोचा थोड़ी देर दरवाजे पर बैठ लूं। शाम का वक्त है, कुछ तो हवा लगेगी। बहन, अगर इतनी गर्मी लगती है तो एक छोटा सा पंखा खरीदो। यहाँ खाने के पैसे मुश्किल से जुटते हैं और तुम कह रही हो पंखा ले लो। पंखा सिर्फ लेने भर नहीं है, बिजली का बिल भी तो आएगा। कहाँ से संभालेंगे? एक अकेले मेरे पति कमाने वाले हैं, उनकी भी उम्र हो रही है। शारदा बहन, अगर तुम्हारी हैसियत एक पंखा लेने तक की नहीं है तो फिर अपनी बेटी की शादी कैसे करोगी? लड़की जवान हो गई है, शादी करने का सोचा भी है या नहीं? अरे बहन, कौन माँ बाप अपनी बेटी की शादी के बारे में नहीं सोचता, पर यही परेशानी है कि कौन शादी करेगा। किसके हाथ में दूं अपनी बेटी का हाथ? मीनाक्षी बहन, कोई करोड़पति ससुराल तो आएगा नहीं तुम्हारी गरीब बेटी का हाथ मांगने। मुझे अपनी बेटी के लिए करोड़पति ससुराल नहीं चाहिए। बस मेरी बेटी जिस भी ससुराल में जाए खुशी रहनी चाहिए, भले ही छोटा सा घर क्यों ना हो। हाँ भैया, मुझे पता है कोई छोटा सा गरीब ससुराल ही मिलेगा। कांति और शांति हंसते हुए चली जाती हैं और ऐसे ही सेजल अपने गरीब माता पिता के साथ गरीबी में दिन बिताती है। वहीं दूसरी तरफ शारदा फटी साड़ी पहने सब्जी मंडी में सब्जियां खरीद रही होती है। अरे जल्दी बताइए, क्या दूं आपको? मेरे पास इतना समय नहीं है कि एक एक कस्टमर के लिए बैठा रहूं। मुझे 5 किलो आलू और 2 किलो पटल दे दो, और धनिया पत्ता मिर्च भी दे देना। 5 किलो आलू, 2 किलो पटल, पता है ना कितने पैसे होंगे? भैया, जितने भी पैसे होंगे मैं दे दूंगी, आप सब्जी तोलो। अरे वो देखो, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं है और सब्जी ऐसे खरीद रही है जैसे करोड़ों के ससुराल की सास हो। अरे खुद के लिए थोड़ी खरीद रही होगी, किसी के घर की नौकरानी होगी। मालकिन ने दिए होंगे पैसे तो सब्जी मंडी में रेला जमा रही है। सही कह रही हो, तभी तो बोल रही है जितने पैसे होंगे दे दूंगी। खुद के पैसे होते तब ना पैसों की कद्र होती। मालकिन के दिए पैसे हैं, जैसे चाहे उड़ाते जाओ। सही कहा आपने, मेरे पास इतने पैसे कहाँ। मैं तो अपनी मालकिन के लिए सब्जियाँ लेने आई हूँ, पर इस सब्जी वाले के दाम बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं मोल भाव नहीं कर रही हूँ। मैं गरीब हूँ, सबकी मजबूरी समझती हूँ। खाली बर्तन ज्यादा बचते हैं, खुद का आता पता नहीं और चली है हमें ज्ञान देने। इतना कहकर औरतें वहां से चली जाती हैं और शारदा सब्जियां लेकर आगे बढ़ती है और जंगल में बने छोटे से सुरंग के पास पहुंचती है। अब उन्हें क्या पता मेरा क्या राज है, मैं इतनी सब्जियां कैसे खरीद रही हूँ। इतना कहकर शारदा सुरंग के अंदर आती है और पत्थर का दरवाजा खिसकाकर आगे बढ़ती है। सामने बड़ा सा आलीशान करोड़ों का घर होता है। शारदा अपने करोड़ों के घर में आती है, जहाँ शारदा का पूरा परिवार बढ़िया कपड़ों में बैठा होता है। माँ जी, आप लेकर आ गई सारी सब्जियाँ? शारदा, तुम इतनी सारी सब्जियां एक साथ खरीद कर ला रही हो? किसी को हम पर शक हो गया तो? नहीं नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं सब संभाल कर आई हूँ, और ये सब्जियाँ तो मैं मंदिर में भंडारी के लिए लाई हूँ। पर माँ, भंडारा क्यों? और अगर तुम भंडारा करवाओगी तो हमारे बारे में सबको पता चल जाएगा। भूल गए आप, अगले हफ्ते हमारे बेटे का 1 साल पूरा हो जाएगा। हाँ, और किसी को पता नहीं चलेगा। मैं 1 रात पहले मंदिर में सारा सामान चुपके से रखाऊंगी। अगली सुबह पंडित जी खुद भंडारा करवा देंगे। ठीक है, अब सब हमारी छोटी सी सुरंग में वापस चलो। पूरा परिवार अपने करोड़ों के घर से निकलकर छोटी सी सुरंग में आकर बैठ जाता है और इसी तरह 1 हफ्ता गुजर जाता है। अगली सुबह शारदा मंदिर के बाहर आती है, जहाँ भंडारा हो रहा होता है। पंडित जी कितने अच्छे से भंडारा करवा रहे हैं, कितने सारे गरीबों का पेट भर रहा है। अगर हमें समाज से अपनी सच्चाई छुपानी नहीं पड़ती तो मैं हमेशा ऐसे भंडारा करवाती। पंडित जी, अचानक भंडारा क्यों? आज तो कुछ खास नहीं है। अरे जजमान, आज सुबह मंदिर खोला तो बाहर काफी सारा राशन पड़ा था। किसने रखा कोई नाम पता नहीं। मैं समझ गया किसी ने गुप्त दान किया है, तो खाना बनवाकर भगवान को भोग लगाकर भंडारा करवा दिया। कोई नेक इंसान ही रहा होगा। हाँ पंडित जी, सही कह रहे हैं। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। आजकल के लोग तो सिर्फ दिखावे में लगे रहते हैं। अरे सेजल बेटी, रुक, कहाँ जा रही है? नमस्ते पंडित जी, मैं तो भगवान के दर्शन करके घर जा रही हूँ। अरे जाते जाते प्रसाद तो लेती जा। हाँ बेटी, ले जाओ।
आखिरी की 4 पूरी ही बची हैं। भगवान ने शायद तुम्हारे लिए ही बचाई हैं। मनीष कटोरी में पूरी और सब्जी सेजल के हाथ में दे देता है। तभी 3 गरीब बच्चे आते हैं। अंकल, हमें बहुत भूख लगी है, हमें भी पूरी सब्जी दे दो ना। अरे बच्चों, तुमने देर कर दी, सारा प्रसाद खत्म हो गया, अब कल आना। अरे बच्चों, ये लो, तुम तीनों मिल बांट कर खा लेना, मैं बाद में खा लूंगी। धन्यवाद दीदी। सेजल अपनी कटोरी में रखी पूरी और सब्जी बच्चों को दे देती है और बच्चे खुशी खुशी खाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ये क्या सेजल बेटी, तू खुद इतने गरीब परिवार से है, तेरे बूढ़े पिता कभी कभी मजदूरी भी नहीं कर पाते, फिर भी तूने अपना प्रसाद बच्चों को दे दिया। पंडित जी, ये तो प्रसाद है, प्रसाद पर सबका हक होता है। मैं भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ, बच्चे कैसे भूख बर्दाश्त करेंगे? इतना कहकर सेजल वहाँ से चली जाती है। दूर खड़ी शारदा ये सब देखकर पंडित जी के पास आती है। पंडित जी, कौन थी ये लड़की जो खुद गरीब और भूखी होने के बाद भी अपने हिस्से का प्रसाद बच्चों को दे गई? पास में जो गरीब बस्ती है ये वहीं रहती है, बहुत अच्छे दिल की लड़की है। कभी कभी मंदिर आती है, पर आज तक भगवान के सामने इसे रोते नहीं देखा। बस आती है, माथा टेकती और चली जाती है। बहुत नेक बच्ची है। आजकल के जमाने में ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती है जो अपनी थाली की रोटी दूसरे की थाली में डाल दे, वो भी तब जब वो खुद गरीब हो। इतना सोचकर शारदा अपनी सुरंग की तरफ चली आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम शारदा और रामलाल सड़क किनारे टहल रहे होते हैं। शारदा, याद है जब हमारी शादी हुई थी तब हम ऐसे ही टहला करते थे। शादी से याद आया, हमारे छोटे बेटे राघव की भी तो शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए भी एक अच्छी लड़की ढूंढनी है। ऐसी लड़की जो हमारे राज को राज रखे, सबके सामने हल्ला ना करे और साथ में राघव को प्यार भी करे, पर ऐसी लड़की हमें कहाँ मिलेगी? तभी शारदा की नजर सड़क के बीचों बीच खड़े छोटे से बच्चे पर पड़ती है, जिसके सामने से तेज रफ्तार में लॉरी आ रही होती है। हे भगवान, ये बच्चा सड़क पर क्या कर रहा है? ये लॉरी कितनी तेजी से आ रही है। अरे कोई बचाओ इस बच्चे को, कोई बचाओ। तभी सेजल दौड़ते हुए आगे बढ़ती है और बच्चे को ऊपर उठाकर जमीन पर घुटनों और कोहनियों के बल खिसकते हुए किनारे ले जाती है। तभी तेज रफ्तार लॉरी वहाँ से निकल जाती है। धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। आपके घुटनों और कोहनियों से खून निकल रहा है। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, छोटी सी खरोच है। और ये लीजिए आपका बच्चा, अपने बच्चे का ध्यान रखिए। कितनी बहादुर बच्ची है, एक बार भी अपने जान के बारे में नहीं सोचा, सीधा ट्रक के सामने कूद गई। याद है आपको, मैं भंडारे वाली लड़की के बारे में बता रही थी? यही लड़की है, बड़ी नेक दिल की है, साथ में बहादुर और समझदार भी है। शारदा, तुम राघव के लिए लड़की ढूंढ रही थी ना? इससे अच्छी लड़की हमें कहाँ मिलेगी? हम अपने राघव की शादी इससे करवा सकते हैं। ये हमारे राज को राज भी रखेगी और हमारे बेटे को बहुत प्यार भी करेगी। हाँ, ऐसी लड़कियाँ बहुत अच्छी बहू होती है। इतना कहकर शारदा और रामलाल अपने जंगल में बने सुरंग के अंदर आते हैं, जहाँ पूरा परिवार गरीब वेशभूषा में जमीन पर बैठा होता है। वाह मम्मी पापा, आ गए कपल वॉक करके। कपल वॉक भी कर लिए और तेरे लिए छोटी भाभी भी ढूंढ ली। इसका मतलब आपने राघव भैया के लिए लड़की ढूंढी है? हाँ, एक बहुत ही अच्छी गरीब घर की लड़की है। मम्मी पापा, अगर आपने मेरे लिए लड़की पसंद की है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी पापा, आपने लड़की पसंद की है, पर क्या वो शादी के बाद हमारे राज को राज रख पाएगी? हाँ बिल्कुल, हमने अपनी आँखों से उसके गुण देखे हैं। हम कल ही रिश्ते की बात करने जाएंगे। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन पूरा परिवार गरीब वेशभूषा में मीनाक्षी और कृष्णलाल के घर पहुंचता है। जी, आप लोग कौन? नमस्ते जी, मेरा नाम है रामलाल, ये मेरा बेटा राघव है। हम अपने बेटे राघव का रिश्ता लेकर आए। रिश्ता? पर आपने हमारी बेटी को कहाँ देखा? जी, हमने आपकी बेटी को पहली बार मंदिर में देखा था और दूसरी बार तब जब उसने सड़क पर एक बच्चे की जान बचाई थी। आप लोग वही थे? हाँ, और तभी हमने तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। पूरा परिवार घर के अंदर आता है और जमीन पर बैठ जाता है। सेजल सभी के लिए पानी लेकर आती है। माफ कीजिएगा, इस वक्त पानी के अलावा और कुछ नहीं है हमारे घर में। जी, हम समझते हैं, हम भी आपकी तरह ही गरीब परिवार से हैं। हमारे दोनों बेटे छोटे मोटे काम करके घर चलाते हैं, पर हम यकीन दिलाते हैं आपकी बेटी कभी भूखी नहीं सोएगी। जी, हमें आपका बेटा बहुत पसंद आया, बाकी हमारी बेटी की मर्जी। मम्मी पापा, आपका जो फैसला होगा मेरा भी वही फैसला होगा। आप लोग खुद हमारे घर रिश्ता लेकर आए हैं, इसका मतलब आपको हमारी बेटी सच में बहुत पसंद है। हमें शादी से कोई एतराज नहीं है।
आप लोग शादी की तारीख निकलवाइए, हम अपनी बेटी आपको सौंपते हैं। जिसके बाद कुछ दिनों में पंडित जी से शादी की तारीख निकलवाई जाती है और तय तारीख के दिन मंदिर में बहुत सादे तरीके से राघव और सेजल की शादी करवाई जाती है। शादी के बाद सेजल की डोली जंगल की तरफ बढ़ती है। लगता है आप लोग गलत रास्ते जा रहे हैं, ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। घबराइए मत देवरानी जी, हम लोग सही रास्ते पर ही चल रहे हैं, यही है आपका ससुराल। जंगल में मेरा ससुराल, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी देर में सेजल जंगल में बने एक सुरंग के पास पहुंचती है। यहाँ तो कोई घर ही नहीं है और हम लोग इस सुरंग के पास क्यों आए हैं? बहू, ये सुरंग ही तेरा ससुराल है। क्या छोटी सी सुरंग के अंदर मेरा ससुराल है? ऐसा कैसे हो सकता है? बेटी, तू एक गरीब घर की बहू है। हम इसी सुरंग के अंदर रहते हैं, इससे हमारा किराया बचता है। तुम अंदर तो चलो, अंदर रहने की पूरी व्यवस्था है। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर अपने सुरंग वाले ससुराल में गृह प्रवेश करो। सेजल दाहिने पैर से कलश गिराती है और राघव धीरे से सेजल को सुरंग के अंदर उतारता है। अंदर बैठने के लिए पत्थर की खाट बनी होती है। बहू, ये पत्थर वाला खाट तेरे और राघव के लिए, जा आराम कर, हम कोने में बिस्तर लगाकर सो जाएंगे। नहीं माँ जी, खाट पर आप और पिताजी सो जाइए, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। नहीं, तुझे हम जमीन पर कैसे सुला सकते हैं? तू खाट पर सो जा, हम तो हमेशा से जमीन पर ही सोते आए हैं। प्रीति सेजल को ले जाकर पत्थर की खाट पर बिठा देती है और पूरा परिवार गुफा के एक कोने में बिस्तर लगाकर एक साथ लेट जाता है। जब लोगों को पता चलेगा कि मेरा ससुराल एक सुरंग में है तो लोग क्या कहेंगे? इस गरीब बहू का छोटी सी सुरंग के अंदर ससुराल है। ये सोचते हुए सेजल सो जाती है और अगली सुबह सेजल तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए आती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, बताइए क्या बनाना है? बहू, तू रोटी, दाल और एक भुजिया बना ले, और कुछ नहीं। पर माँ जी, पहली रसोई में तो मीठा और तरह तरह के पकवान बनते हैं। देवरानी जी, अगर आपको मीठा बनाना है तो थोड़ी सी खीर बना लीजिए, पर हम तरह तरह के पकवान नहीं बनवा सकते। कोई बात नहीं, मैं मीठे में खीर बना लूंगी और रोटी दाल सब्जी भी बना लूंगी। देख बहू, वो रहा मिट्टी का चूल्हा, पास में लकड़ियाँ पड़ी है। सेजल मिट्टी के चूल्हे के पास बैठती है और लकड़ियां लगाकर चूल्हा जलाती है और दाल चढ़ाकर आटा गूंथती है और फिर कुछ देर में रोटियां सेकती है और खीर बनाकर पूरे परिवार को परोसती है। आहा बहू, क्या अच्छी खुशबू है, खुशबू से ही मन भर गया। तो मत खाइए खाना। क्यों ना खाऊं भाई, मेरी बहू ने बनाया है, जरूर खाऊंगा। पूरा परिवार हंसते हुए खाना खाता है। ऐसे ही सेजल की पहली रसोई पूरी होती है। अगले दिन राघव पग फेरे के लिए सेजल को मायके पहुंचा देता है। फिर सेजल अपनी माँ और पड़ोसनों के साथ बैठी होती है। अच्छा किया बेटी, तू आज ही पग फेरे के लिए आ गई, हमें तेरी बहुत याद आ रही थी। माँ, मुझे भी तुम्हारी और पापा की बहुत याद आ रही थी। वैसे बेटी, तुझे अपना ससुराल तो पसंद आया ना? कैसा है तेरा ससुराल? ससुराल के सब लोग अच्छे हैं, जेठानी, ननन सब अच्छे हैं, पर मेरा ससुराल एक सुरंग में है। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि सुरंग के अंदर कोई ससुराल कैसे हो सकता है। फिर एक रात जब मैं वहाँ रही तब लगा कि हाँ, सुरंग के अंदर भी रहा जा सकता है। क्या सुरंग के अंदर ससुराल? मेरी बेटी छोटी सी सुरंग के अंदर कैसे रहती है? हैरान क्यों हो रहे हैं? शादी से पहले अपने बेटी का ससुराल देखने नहीं गए थे? सामने से रिश्ता आया था, लोग अच्छे लगे तो हमने शादी करा दी, हम घर देखने नहीं गए। अपनी गरीबी के चलते एक सुरंग में फेंका है अपनी बेटी को। अब न जाने बेचारी कैसे दिन बिताएगी छोटी सी सुरंग की गरीब बहू बनकर। पड़ोसने ताना मारते हुए चली जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतता है। अगले दिन सेजल पग फेरे की रस्में पूरी करके अपने ससुराल लौट आती है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सेजल अपनी सास के साथ सब्जी मंडी आती है। माँ जी, गर्मी बढ़ती जा रही है, कुछ दिन की सब्जी ले लेते हैं, फिर कुछ दिनों बाद आएंगे। नहीं बहू, एक साथ सब्जी लेने के पैसे कहाँ हैं? हमें सिर्फ आज की ही सब्जी लेनी है, फिर जब पैसे होंगे तब सब्जी लेंगे। देखो, उस दिन दूसरों के पैसों से ज्यादा सब्जियां खरीदी थी तो बड़ा इतरा रही थी। आज देखो 2 दिन की सब्जी लेने के पैसे नहीं है। आप लोग किस दिन की बात कर रहे हैं? हम लोग तो सुरंग में रहते हैं, हमारे पास तो अपना घर भी नहीं है। माँ जी ने ज्यादा सब्जियाँ कब खरीदी थी? और ये देखो, ये तो नई बहू लाई है और सुना है उसे छोटी सी सुरंग में रख रहे हैं। खुद का खाने रहने का ठिकाना नहीं और गरीब की बेटी को ब्याह कर ले आई उसकी जिंदगी खराब करने के लिए। औरतें ताना मारते हुए चली जाती है और सेजल अपनी सास के साथ ससुराल लौट आती है, जहाँ घर लौटकर सेजल मुंह लटकाकर बैठ जाती है। क्या हुआ? तुम मुंह लटकाकर क्यों बैठी हो? जब मैं पगफेरे के लिए मायके गई थी, वहाँ भी पड़ोसियों ने मुझे और मम्मी पापा को मेरे सुरंग वाले ससुराल के लिए ताने मारे और आज बाजार में मेरे मुंह से निकल गया कि मैं सुरंग में रहती हूँ।
तो माँ जी को लोग बुरी तरह ताना मारने लगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे बाबा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम लोगों की बात पर ध्यान मत दिया करो यार, कहने दो जिसे जो कहना है। शायरी मत बनाइए। ये बताइए कि हम इस सुरंग को छोड़कर किसी छोटे से घर में नहीं रह सकते? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब लोग मेरे ससुराल को ताने मारते हैं। ओहो, बस इतनी सी बात? आज रात मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम लोग सुरंग में ही क्यों रहते हैं, ठीक है? आज रात क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी बताइए। अभी नहीं, ये एक बहुत बड़ा राज है जो तुम्हें रात में ही पता चलेगा। इतना कहकर राघव सुरंग से बाहर चला जाता है और सेजल रात होने का इंतजार करने लगती है। धीरे धीरे रात होती है। अब तो आधी रात हो गई। अब तो मुझे बताइए, आप लोग किस राज की बात कर रहे थे? क्या बताना है मुझे? सब्र करो बहू, अभी बताते हैं। सेजल, हम तुम्हें छोटी सी सुरंग के ससुराल का राज बताकर एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। सुरंग के राज में सरप्राइज? राघव सेजल को सुरंग की एक दीवार के पास लेकर आता है और सेजल के हाथ से एक बटन दबवाता है। सामने की दीवार खुलती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? दीवार कैसे खिसक गई? सेजल, अब तुम ये पट्टी अपनी आंखों पर बांध लो। राघव सेजल की आंखों पर पट्टी बांधता है। फिर राघव और सेजल को छोड़कर पूरा परिवार सुरंग में आगे बढ़ता है। राघव सेजल की आंखों से पट्टी हटाता है। जहां सामने एक बहुत ही सुंदर बड़ा सा बंगला होता है। दरवाजे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पास में सुंदर सा गार्डन और कई सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं। ये सब क्या है? हम तो सुरंग में थे, हम यहाँ कैसे आ गए? वो सुरंग और हमारी गरीबी बस एक दिखावा है। असलियत ये है कि हम लोग करोड़ों के मालिक हैं सेजल, और ये तुम्हारा छोटी सी सुरंग में छिपा हुआ करोड़ों का ससुराल। तो ये सारी बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और सबके सामने हम गरीब बनकर क्यों रहते हैं? आखिर ये धोखा क्यों? बहू, हम तो बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। और बहू, ये ढोंग बहुत जरूरी है क्योंकि ये करोड़ों का ससुराल जमीन के अंदर छिपा हुआ है जिसे हमारे पूर्वजों ने बनवाया था। अगर सरकार को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसे अधिग्रहण कर लेगी और ये हमारा नहीं रहेगा। इसलिए हम बाहरी दुनिया के लिए सुरंग में रहने वाले गरीब लोग हैं। और बहू, अब तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम हमारे इस राज को राज ही रखो। किसी को नहीं बताना कि इस छोटी सी सुरंग के अंदर तुम्हारा करोड़ों का ससुराल छिपा हुआ है। जी, मैं समझ गई हूँ। मैं किसी को अपने करोड़ों के ससुराल के बारे में नहीं बताऊंगी। बहू, तुम यहीं खड़ी रहो, हम थोड़ी देर में तुम्हें बुलाते हैं। सेजल और राघव को बाहर छोड़कर पूरा परिवार करोड़ों के ससुराल में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद शारदा और उसका पूरा परिवार सुंदर कपड़े पहने चौखट पर आते हैं और गृह प्रवेश की तैयारी करके शारदा, बहू, दाहिने पैर से गृह प्रवेश करो। बहू दाहिने पैर से कलश गिराकर अपने करोड़ों के ससुराल में गृह प्रवेश करती है। मेरा करोड़ का ससुराल कितना सुंदर है। ये दीवारें, ये पेंटिंग, ये झूमर, इतनी सारी सुंदर चीजें। यही चीजें हैं जो हमारे छोटे से सुरंग के अंदर छिपे ससुराल को करोड़ों का ससुराल बनाता है। यहाँ की हर चीज कीमती है। बहू, अब तुम्हारा जब मन हो तुम अपने करोड़ों के ससुराल आ सकती हो। चलो अब आराम करो, बहुत दिन हो गए सुरंग की जमीन पर सोते हुए। आज अपने कमरे में सो। फिर राघव और सेजल अपने कमरे में आ जाते हैं। इतना सुंदर कमरा हमारा है। हमारे कमरे में एसी भी लगी है और ये मखमल का बिस्तर भी। हाँ, ये कमरा हमारा है। कहाँ मैं जमीन पर सोती थी और आज मुझे करोड़ों के ससुराल में मखमल के बिस्तर पर सोने का मौका मिल रहा है। इतना कहकर सेजल मखमल के बिस्तर पर लेट जाती है और सो जाती है। अगली सुबह सेजल की आंखें खुलती हैं। सामने किरण खड़ी होती है। देवरानी जी, आपकी अलमारी में माँ जी ने ढेर सारी सुंदर साड़ियाँ रखवाई है। तैयार होकर बाहर आ जाइए। ठीक है दीदी, मैं तैयार होकर बाहर आती हूँ। किरण कमरे के बाहर चली जाती है। सेजल अपने करोड़ों के ससुराल के सुंदर से बाथरूम में आती है और नहाकर सुंदर साड़ी पहनकर तैयार होकर हॉल में आती है। भाभी, आपका मन था ना पहले रसोई में तरह तरह के पकवान बनाने का? आज आप जो बनाना चाहती है वो बनाइए। सेजल रसोई घर में आती है जहाँ मॉड्यूलर किचन की सारी चीजें रखी होती हैं। यहाँ कितना सुंदर गैस चूल्हा रखा है, चिमनी भी लगी है। ना धुएं की टेंशन, ना लकड़ी जलाने की टेंशन। ये किचन कितना सुंदर है। आज अपने ससुराल वालों के लिए पूरी सब्जी, रायता और तरह तरह के पकवान बनाऊंगी। सेजल तरह तरह के पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। बहू, तू सुरंग में खाना बना या करोड़ों के ससुराल में, तेरे हाथों में स्वाद का जादू है। सच में तुम्हारे हाथों में तो तुम्हारी जेठानी से भी ज्यादा अच्छा स्वाद है, क्यों किरण? बात तो सही है, देवरानी जी के हाथों में टेस्ट है। इसी तरह सेजल अपने करोड़ों के ससुराल में पहली रसोई पूरी करती है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शारदा सेजल के साथ गरीब वेशभूषा में गैस सिलेंडर लेने आई होती है। माँ जी, हम गैस एजेंसी क्यों आए हैं?
आजकल तो गैस सिलेंडर काफी महंगे मिल रहे हैं। बहू भूल मत, तू करोड़ों के ससुराल की बहू है और ये सिलेंडर हम अपने करोड़ों के बंगले के लिए ले रहे हैं। और सेजल बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो अपने सास के साथ यहाँ आई हूँ। पर तेरा ससुराल तो एक छोटी सी सुरंग में है। तेरे ससुराल वालों के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तू गैस सिलेंडर खरीद रही है, वो भी इतना महंगा, हजारों में बिकने वाला। अरे हम तो छोटे से सुरंग में रहते हैं, हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम हजारों का गैस सिलेंडर खरीदे। ये तो हमने बुकिंग करके लिया है, 1000 रुपए लगे हैं, वो भी बड़ी मेहनत से मेरे पति ने जुटाए हैं। मैं इसे 2-3 महीने चलाऊंगी। खाना तो मैं चूल्हे पर ही बनाती हूँ, ये तो बस कभी कभी के लिए है। ओह अच्छा, ठीक है जा, हम तो ब्लैक में लेने आए हैं, पिछली बार भी ब्लैक में ही लिया था। इतना कहकर औरतें वहाँ से चली जाती हैं। वाह बहू, तूने तो बड़ी समझदारी से अपने ससुराल की सच्चाई छुपा ली। हाँ माँ जी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शारदा, सेजल और किरण सुंदर कपड़ों और गहनों में तैयार होकर मॉल आई होती हैं। देवरानी जी, आज आपकी वजह से मैं पहली बार अच्छे से तैयार होकर मॉल घूमने आई हूँ, वरना मुझे फटी साड़ी पहनकर आना पड़ता था। बहू, अब से हम तीनों कभी कभी अच्छे से तैयार होकर भी घूमने आया करेंगे। तभी सेजल के पास मेघा आती है। और सेजल, तू यहाँ कैसे? और तूने इतने सुंदर कपड़े और इतने महंगे गहने कैसे पहने हैं? हे भगवान, लगता है ये देवरानी जी की सहेली है। अब तो हमारा राज सबके सामने आ जाएगा। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं पहचानती, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। चल झूठी, मैं कंफर्म हूँ, तू सेजल ही है। अब जल्दी सच्चाई बता। बहन, तुम्हें गलतफहमी हुई है, हटो हमारे रास्ते से। इतना कहकर सेजल मेघा को साइड करके आगे बढ़ती है। माँ जी, जेठानी जी, ये मेरी पुरानी सहेली है, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, जल्दी इसकी आंखों से ओझल होना होगा। मुझे झूठ बोलती है, अभी पीछा करके इसका राज खोलती हूँ। मुझे पक्का पता है यही सेजल है और ये अमीर है। इतना सोचकर मेघा सेजल का पीछा करने लगती है, लेकिन अचानक अरे अचानक कहाँ गायब हो गई? अभी इसके घर पहुँचती हूँ। मेघा तुरंत सेजल के घर पहुंचती है। अंदर सेजल गरीब वेशभूषा में चूल्हे पर खाना बना रही होती है। अरे मेघा, तू यहाँ अंदर आ। मैं तो शॉर्टकट से आई, तुम मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गई? और इतनी जल्दी कपड़े भी बदल लिए? क्या बोल रही है तू? भोली मत बन, अभी तू अमीर कपड़ों में थी। तुझे धूप लग गई है, घर जा और आराम कर। छोटी सी सुरंग में रहने वाली मैं अमीर कपड़ों में? कहीं तू मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही? नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, पर मैंने तुझे ही देखा था। तुझे गलतफहमी हुई होगी, जा अपने घर जाकर आराम कर। ऐसे ही सेजल अपने सुरंग में छिपे करोड़ों के ससुराल के राज को सबके सामने आने से बचा लेती है। फिर कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अपने करोड़ों के घर में सुंदर कपड़े पहने पूरा परिवार बैठा होता है। हैप्पी बर्थडे पतिदेव जी, आपका जन्मदिन है, बताइए क्या बनाऊं आपके लिए? धर्मपत्नी जी, आप कुछ भी बनाती हो अच्छा ही होता है, जो बनाना है बनाइए। भैया भाभी, जरा ध्यान से, आप लोग कमरे में नहीं हॉल में बैठे हैं। रहने दीजिए ननन जी, नई नई शादी है, रोमांस तो बनता है। आज राघव का जन्मदिन है, हम जन्मदिन तो नहीं मना सकते। हमेशा की तरह भंडारा करवाने के लिए चुपके से मंदिर में राशन रखवा देती हूँ। ठीक है माँ, इस बार मैं राशन खरीद कर लाता हूँ। भैया, मैं चली जाती हूँ। हाँ भैया, सेजल को तो पंडित जी जानते भी हैं, जाकर राशन दे देंगे और कह देंगे कि किसी ने दिए हैं। इतना कहकर राघव और सेजल अपने गरीब वेशभूषा में आते हैं और सुरंग से बाहर निकलकर राशन की दुकान पर चले आते हैं। भैया, 15 किलो आटा और तेल, नमक, मिर्च, मसाले, ये सारे सामान दे दीजिए। दुकानदार राघव का बताया हुआ सारा सामान पैक करने लगता है कि तभी वहाँ फूल बेचते हुए एक बच्ची आती है। फूल ले लो, ताजे ताजे फूल ले लो। देखिए, इतनी गर्मी और धूप में बच्ची फूल बेच रही है, हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते क्या? बेटी जरा इधर आना, ये सारे फूल तुम मुझे दे दो। इतना कहकर राघव बच्ची को 500 रुपए दे देता है और उसके सारे फूल खरीद लेता है। ये सब पास खड़े पंडित जी देख रहे होते हैं। अरे सेजल बेटी, ये तुम्हारे पति है ना? हाँ पंडित जी, आपने ही तो हमारी शादी करवाई थी। मुझे दक्षिणा देने के लिए इनके पास कुछ नहीं था और अब 500 रुपए बांट रहे हैं। बेटी, जहाँ तक मुझे पता है तेरा ससुराल तो बहुत गरीब है, तो तूने उस बच्ची को 500 रुपए कैसे दे दिए? और यहाँ ये इतना सारा सामान ले रही है, ये सब पैसे कहाँ से आए? पंडित जी, ये तो मेरे पति के मालिक ने भंडारे के लिए पैसे दिए थे, हम सारा राशन आपको देने ही आ रहे थे, और उस बच्ची को जो 500 रुपए दिए वो हमें रास्ते में पड़े मिले थे, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं था, इसीलिए उसे दे दिए। अरे सेजल बेटी, तू तो बिल्कुल भी नहीं बदली, पहले भी ऐसी ही थी और अब भी वैसी ही है। गरीबी तुझे तोड़ नहीं पाई है बेटा, भगवान तेरे ससुराल को तरक्की दें। धन्यवाद पंडित जी,
हम ये सारा सामान लेकर आते हैं, शाम को इसका भंडारा करवा दीजिएगा। ठीक है बेटी। पंडित आगे आगे चलते हैं, सेजल और राघव उनके पीछे चलने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन मीनाक्षी और कृष्णलाल बातें कर रहे होते हैं। हमने अपनी गरीबी के बोझ तले दबे कहीं अपनी बेटी की गलत जगह शादी तो नहीं करवा दी। बिना लड़के वालों का घर देखे बेटी की शादी कर दी। गलती तो हमसे हुई है। न जाने हमारी बेटी उस सुरंग में कैसी रहती होगी। चलिए आज अपनी बेटी के ससुराल चलते हैं। कृष्णलाल और मीनाक्षी अपने घर से निकलते हैं और कुछ मिठाइयाँ, साथ में फल और ढेर सारी सब्जियां खरीदते हुए सेजल के सुरंग वाले ससुराल में आते हैं। सेजल बेटा, समधन जी। पूरी सुरंग खाली है, सब कहाँ चले गए? सेजल बेटी, हम आए हैं। अपने करोड़ों के ससुराल में बैठी सेजल टीवी स्क्रीन पर मीनाक्षी और कृष्णलाल को देख लेती है। ये क्या, मम्मी और पापा अचानक मेरे सुरंग वाले ससुराल में? पर मैं बाहर कैसे निकलूं? अगर मैं बाहर निकलूंगी तो उन्हें मेरे सुरंग में छिपे करोड़ों के ससुराल का राज पता चल जाएगा। लगता है पूरा परिवार कहीं गया है। चलिए किसी और दिन आएंगे। मीनाक्षी और कृष्णलाल सुरंग से बाहर निकलते हैं और वापस जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेजल अपने पूरे परिवार के साथ गरीब वेशभूषा में आती है और तुरंत सुरंग से निकलकर एक मटके में पानी लेकर अपने माता पिता के पीछे पीछे आती है। मम्मी, पापा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अपनी बेटी के ससुराल आए और बेटी से मिलिएगा भी नहीं। अरे सेजल, तू आ गई। माँ, ये तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें जाते हुए देख लिया। वो क्या है, हम सभी नदी के किनारे गए थे। चलिए अंदर चलिए। सेजल कृष्णलाल और मीनाक्षी को लेकर सुरंग के अंदर आती है, जहाँ पूरा परिवार गरीब वेशभूषा में बैठा होता है। नमस्ते समधन जी। नमस्ते समधी जी। आपको भी नमस्ते। सेजल बेटी, हम तेरे लिए ये कुछ मिठाइयाँ, फल और कुछ सब्जियाँ लेकर आए हैं, इन्हें रख ले। माँ, अगर तुम ये सामान ये सोच कर लाई हो कि मैं एक छोटी सी सुरंग की गरीब बहू हूँ तो ये सामान मुझे नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कह रही है बेटी? हम बड़े प्यार से लाए हैं, ले ले। नहीं माँ, मेरे पति और मेरे ससुर मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते। तुम ये सारा सामान वापस ले जाओ, कहीं बहू सुरंग में छिपे करोड़ों के ससुराल की सच्चाई न बता दे। रख ले बेटी, बहुत प्यार से लाए हैं। मम्मी, पापा, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं ये मिठाई रख लेती हूँ। प्लीज अब और कुछ मत कहिएगा। बेटी, हमें गर्व है अपने संस्कारों पर। मुझे गर्व है कि मैंने तेरी जैसी बेटी को जन्म दिया। फिर सेजल अपनी माँ की लाई मिठाई से सबका मुंह मीठा करवाती है। मीनाक्षी और कृष्णलाल बातें करते हैं और थोड़ी देर के बाद वापस चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है। पूरा परिवार अपने करोड़ों के ससुराल में आराम से सो रहा होता है कि तभी रामलाल के सीने में अचानक दर्द शुरू होता है। हे भगवान, लगता है इनके सीने में दर्द हो रहा है। राघव, रवि, जल्दी सबको यहाँ आओ। शारदा की आवाज सुनकर सभी रामलाल के कमरे में आते हैं। माँ, पिताजी सीना पकड़कर क्यों बैठे हैं? अरे इन्हें जल्दी अस्पताल लेकर चलो, इनके सीने में दर्द हो रहा है। पहले ससुर जी के कपड़े बदलने पड़ेंगे। शारदा रामलाल को फटे कपड़े पहनाती है। रवि और राघव भी गरीब वेशभूषा में तुरंत अपनी छोटी सी सुरंग से निकलकर कंधे पर रामलाल को उठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर रामलाल का इलाज करते हैं। इलाज तो मैंने कर दिया है, पर आप पैसे देंगे उसके बाद ही इन्हें डिस्चार्ज करूंगा। आपको अभी और इसी वक्त पैसे दे देंगे। पहले ये बताइए, मेरे पिताजी ठीक है ना? हाँ, पर अगर 5 मिनट और देर कर देते तो हम उन्हें नहीं बचा पाते। ऐसे ही इलाज के बाद रामलाल और पूरा परिवार सुरंग वाले घर में वापस आ जाता है। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। मुझे गरीबी का नाटक करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि हम इस सुरंग की जगह किसी ऐसी जगह पर रहें जहाँ हमारे पड़ोसी हो। जरूरत पड़ने पर हमें तुरंत मदद मिल सके। इसकी क्या जरूरत है बहू? तेरे करोड़ों के ससुराल में हर व्यवस्था है। उन व्यवस्थाओं के बावजूद पिताजी को हमें कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर जाना पड़ा, क्योंकि हम अपनी महंगी गाड़ियाँ सुरंग से बाहर निकाल ही नहीं सकते। अगर पिताजी को पहुँचने में 5 मिनट की देरी हो जाती तो शायद आज पिताजी हमारे बीच नहीं होते। बहू, जरा होश में बात करो। हम इसी छोटी सी सुरंग में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन करोड़ों के ससुराल में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। तभी अचानक से सब कुछ हिलने लगता है। मम्मी, ये क्या हो रहा है? सब चीजें हिल क्यों रही है? माँ जी, भूकंप आया है और हम एक सुरंग में रहते हैं। हमें बाहर चलकर देखना चाहिए कि क्या हालात है। बहू, तूने फिर हमारी सुरंग के बारे में गलत सोचा। वैसे सेजल सही कह रही है, हमें बाहर चलना चाहिए। पूरा परिवार गरीब वेशभूषा में अपनी छोटी सी सुरंग में आता है, जहाँ सुरंग का मुंह बड़े से पत्थर से बंद होता है। ये क्या? सुरंग का मुंह तो बंद हो गया। बहू चुप हो जा, सिर्फ सुरंग का मुंह ही बंद हुआ है। तुम्हारे पास करोड़ों का ससुराल है, हम आराम से वहाँ रहेंगे। अरे मुझे सांस नहीं आ रही। अरे
इस सुरंग का मुंह बंद होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब हम क्या करें? नेटवर्क भी नहीं है, हम पूरी तरह फंस चुके हैं। अब हम कैसे बचेंगे? इस तरह हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद की मदद खुद करनी होगी। इतना कहकर सेजल एक हथौड़ी लाती है और सुरंग के मुंह पर लगी चट्टान पर जोर जोर से मारने लगती है। सेजल, मैं भी मदद करता हूँ। राघव, रवि और किरण दूसरे औजारों से चट्टान पर वार करने लगते हैं। पूरा दिन बीत जाता है। कोई फायदा नहीं है, ये चट्टान नहीं टूटने वाली। ये मेरी ही गलती है, मुझे बहू की बात मान लेनी चाहिए थी। अब यही हमारा आखिरी दिन है। आप लोग हार मत मानिए, हमने इतनी मेहनत की है, थोड़ी और करेंगे तो ये पत्थर जरूर टूटेगा। पिताजी की हालत खराब हो रही है, हम रुक नहीं सकते। इतना कहकर सेजल फिर से चट्टान पर वार करने लगती है। थोड़ी देर में चट्टान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब सांस आई मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। बहू, तूने मेरी जान बचा ली। अब तो आप लोग मेरी बात मान लीजिए, ये सुरंग हमारे लिए किसी भी तरह से सेफ नहीं है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि इस सुरंग को छोड़ दीजिए, हम यहाँ आते रहेंगे और इसके मुंह पर एक बड़ा दरवाजा लगा देंगे। हमारे पुरखों का बनाया करोड़ों का ससुराल छिपा भी रहेगा और हम खतरे से भी बचे रहेंगे। माँ, मुझे सेजल की बात बिल्कुल सही लग रही है। मैं एक अच्छे आर्किटेक्ट को जानता हूँ, उससे यहाँ सीक्रेट दरवाजा लगवा दूंगा। और जब मन होगा हम यहाँ आएंगे। सभी सेजल की बात मान जाते हैं और शहर में एक छोटा सा घर लेकर रहने लगते हैं। और एक दिन पूरा परिवार सुरंग के पास आता है। सुरंग का दरवाजा खुल जाए, हमें अपना राह दिख जाए। सुरंग का दरवाजा खुलता है और पूरा परिवार अपनी छुट्टियां मनाने सुरंग में छिपे करोड़ों के ससुराल में चला आता है।